evening, everyone. So, today we are going to discuss the biodiversity and its conservation because it is the last chapter of biology. So, I'm going to explain you that chapter. So, let's start with that. And now we are having this, I'm sharing the screen with you. I hope it is visible to you. Because we have done already with the first few chapters: organism as population, ecology, ecosystem, and now we are going to start biodiversity and its conservation. So you are looking at is the definition of natural resources: the material or any component that can be utilized by man are necessary for welfare of life. सो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हमको करनी है, इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है, तो हमें पता तो होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल हैं जो कि हमें नेचर से मिले हैं और उनको हम लोग अपने वेलफेयर के लिए यूज करते हैं नेचुरल पर। तो फिर हम अगर इन्हें यूज करते हैं तो हमको उसे कंजर्व भी करना पड़ेगा। लैंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, सॉइल, माइक्रोब्स, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं: इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल। को पता है इनएग्जॉस्टिबल जो कभी खत्म नहीं होंगे, जिनमें हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ये आते हैं। एंड ये इनकी क्वालिटी हालांकि अभी थोड़ी पॉल्यूट हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, बट ये रिन्यूएबल है। एग्जॉस्टिबल हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकते। और एग्जॉस्टिबल को हमने दो कैटेगरीज में फर्दर बांटा है: रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। those which are being continuously consumed by man and they may get exhausted, like biotic resources हैं, फॉरेस्ट हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपरली मैनेज ना करें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व ना करें, बायोटिक रिसोर्सेज का अपना अच्छे से उनकी कंजर्वेशन नहीं करें, स्पीशीज की, प्लांट स्पीशीज की, एनिमल स्पीशीज की, तो दे मे गेट एक्सटिंक्ट। many animals and plant species have already extinct from the earth. ग्रेजिंग एनिमल है, वाइल्ड लाइफ है, फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। नॉन रिन्यूएबल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है जैसे कि एक बार अगर हमने इनका स्टॉक खत्म कर दिया तो हम इन्हें वापस नहीं ले सकते। न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल और है। एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी है कुछ ऐसे जो कि हमें लगता है बहुत ज्यादा रिजर्व में हमारे पास है, स्टिल दे कैन गेट एग्जॉस्टेड। सो लैंड रिसोर्स हमारे पास काफी है। इंडिया इज हैविंग वी कैन से मच बायोडाइवर्सिटी बिकॉज 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज में से एक इंडिया आती है। एंड 20 सेंचुरी के बिगनिंग तक 30% लैंड इंडिया का फॉरेस्ट से कवर था, बट 20 सेंचुरी के एंड आते आते 19.4 हो गया और अब तो 12% ओनली एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है। और इंडिया को फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन करने की, वन महोत्सव जैसे और करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इंडिया में कहीं कहीं किसी स्टेट्स में शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन होती है, असम तरफ, झारखंड तरफ, तो वो गलत है बिकॉज उसमें भी क्या होता है कि झूम कल्टीवेशन मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। ट्राइबल कम्युनिटीज अपना एरिया फॉरेस्ट में, ट्राइबल कम्युनिटीज वो हैं जो कि फॉरेस्ट के पास ही रहती हैं, तो वहां पर वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस को वहां पर कट करके फॉरेस्ट को और अपने खेती बाड़ी करते हैं और उन्हें फिर उनसे हार्वेस्ट करने के बाद बर्न कर देते हैं। और देन अगेन दूसरे पीस ऑफ लैंड पे वो ग्रो कराते हैं क्रॉप, फिर फॉरेस्ट काटते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रीज ही हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये है डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाना। डिफॉरेस्टेशन बायोडाइवर्सिटी भी को भी खत्म करता है। तो अगर हम इस तरह से डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कार्बन
emissions कार्बन डाइऑक्साइड इनहेंस्ड हो जाएगी, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल आल्सो बी देयर। ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ, तो इस वजह से हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए और सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री ये सब करनी चाहिए। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कुछ हमें पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। और आपने देखा ऊपर के टाइप अलग अलग कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, थ्रेटेंड एनिमल्स, वनरेबल एनिमल्स, उनके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ सेंचुरीज हैं इंडिया में जो इम्पोर्टेंट हैं, एशियाटिक वाइल्ड एस, हंगुल, कश्मीर स्टैग, इंडेंजर्ड हैं कुछ। हमें कंजर्वेशन के दो टेक्निक पढ़ने हैं, एक्सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन। दिस वी also have to read. So before going to that, we will discuss some of the topics कि बायोडाइवर्सिटी का रीजन क्या है। इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी है और कंजर्वेशन के लिए भी हमें उसका स्टडी करना है। तो व्हाट इज द रीजन कि इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी हुई, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स क्या है इंडिया में, वो भी हम देखेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग नेक्स्ट स्लाइड विद यू ऑफ दैट टॉपिक, बिकॉज एनसीईआरटी में वही टॉपिक से शुरुआत हो रही है। So give me 1 minute. I think that is taking time. So we will be getting back to where we have left, and we'll be describing the species first. हम पहले इन species के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं।
So we will be discussing firstly the species because NCERT is not getting downloaded. I was thinking that आपको मैं कुछ समझा पाती latitudinal gradients के बारे में. So I will be discussing that also with you. लेट मी सी कि व्हाइट बोर्ड है तो मैं यहाँ पे ही समझा देती हूँ आपको. ओके. बायोडाइवर्सिटी के 3 रीजंस होते हैं मेनली. बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे होती है बिकॉज आपको पता है जीन सबसे सबसे जरूरी हैं जीन्स. एंड जेनेटिक लेवल पे हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होता है बिकॉज उसके पेरेंट्स यूनिक होते हैं. द क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन, द जीन कॉम्बिनेशन विच इट इनहेरिट्स फ्रॉम their parent is different. So genetic biodiversity is the first type of biodiversity. एंड एग्जाम्पल उसका रोवोल्फिया वोमिटोरिया का आपको उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया नाम का एक हर्ब प्लांट है जो कि हिमालयन रेंज में मिलता है और उसकी कई सारी स्पीशीज मिलती हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट हैं. एंड वाइट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज रेजरपाइन नाम का सब्सटेंस उसके अंदर एक मेडिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के काम आता है. एंड हर रोवोल्फिया वोमेटोरिया अपने कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन में एंड पोटेंसी ऑफ रेजरपाइन में डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ इट जेनेटिक डाइवर्सिटी. नाउ कमिंग टू द स्पीशीज लेवल बायोडाइवर्सिटी. जब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होगी, पहली बायोडाइवर्सिटी हमने देखी जेनेटिक होती है टाइप. And second type of biodiversity is species biodiversity. Species biodiversity आप बोल सकते हैं कि there are 50,000 varieties of rice प्लांट्स. राइस की हमारे इंडिया में 50,000 वेराइटीज मिलती हैं जबकि only 10,000 variety of mango we found in the India. So which plant is very specifically diverse? So mango से ज्यादा क्योंकि राइस की मिल रही हमको वेराइटीज. 50,000 varieties of rice we are getting. So rice is more we can say specific diversity, having species diversity. And if we come to the um, this thought that India is a peninsula. तो इंडिया में देयर इज वेस्टर्न घाट्स जो गुजरात और जो महाराष्ट्र तरफ हैं. एंड देयर आर ईस्टर्न घाट्स विच आर टुवर्ड्स द आंध्र प्रदेश और उड़ीसा साइड्स. So you know that Western Ghat in NCERT में example दिया. Western Ghat की amphibian species are more as compared in number to the Eastern Ghats amphibian species. So this is also an example of species diversity which is given in NCERT. एंड ईस्टर्न घाट को लेस एम्फीबियन मिलते हैं, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियंस मिलते हैं. एंड ओके, सो now we will discuss the third type, ecological diversity or ecosystem diversity. And what does this third type of diversity means? Ecological diversity means कि इंडिया में कितने इकोसिस्टम्स, कितने टाइप के इकोसिस्टम्स इंडिया में मिलते हैं या किसी भी जगह पर मिलते हैं. The area which is more ecologically diverse will be having more biodiversity. क्योंकि वहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी मिल रहे हैं, तरह तरह के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स
and they are also having tundra areas, alpine areas, snow covered रहते हैं जो, and if that a particular we can say country is having aquatic ecosystem, so then also we can say that it is a इकोलॉजिकली डाइवर्स कंट्री. सो इंडिया भी इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है. आप यहाँ पर भी देख रहे हो अभी नेशनल पार्क और सेंचुरी का जो टॉपिक आपके सामने है में भी बता रखा है कि इंडिया यूनिक है, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है एंड लीगली प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व्स भी इसमें मिलते हैं. इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी जाती हैं. एंड एनसीईआरटी में ये नंबर्स दिए गए हैं आपको. और कुछ इंडिया के कल्चरल ट्रैक्ट और फॉरेस्ट भी हैं जो कि हमने प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सेक्रेड ग्रूव्स नाम दिया है, जहां पर हम हर तरह के प्लांट और उनके वाइल्ड लाइफ को टोटली प्रोटेक्ट करते हैं. And these sacred groves are found in the Khasi and the Jaintia hills of Meghalaya region, Aravalli hills of Rajasthan, and western ghats of Karnataka, and Maharashtra and Sarguja. So these are the areas जो कि हमारे आते हैं. Sacred groves are also coming in that biodiversity areas, कंजर्विंग एरियाज जहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है. वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और सरगुजा में है. चंदा बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, इस तरफ वेस्टर्न तरफ जो होंगे पेनिनसुला में वेस्टर्न घाट कहलाएंगे. और मेघालय में, मेघालय इज ऑल्सो हैविंग अ सेक्रेड ग्रूव. व्हाट इज अ सेक्रेड ग्रूव? क्वेश्चन आ चुका है एक बार बोर्ड में सेक्रेड ग्रूव का. दैट मीन्स these are the cultural tract of forest, and these are having some trees and wildlife, where these trees and wildlife are venerated. Venerated means they are worshipped. So it is their cultural tradition to worship the trees and worship the wildlife. Therefore sacred word is added to that. So Khasi and Jaintia hills Meghalaya mein, and Aravalli hills in the Rajasthan, Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra, Sarguja, and Chanda and Bastar areas of मध्य प्रदेश. यहाँ पर सेक्रेड ग्रुप्स आपको मिलते हैं. और यहाँ पर रेयर लार्ज नंबर की रेयर स्पीशीज और थ्रेटेंड प्लांट्स भी यहाँ पर रहते हैं. Now some national parks, examples of some national parks are given here. So we can see Kaziranga National Park District, शिवसागर आसाम, ये राइनोसोरस के लिए इम्पोर्टेंट है. सुंदरबन टाइगर रिजर्व 24 परगना वेस्ट बंगाल, टाइगर के लिए इम्पोर्टेंट है. हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग झारखंड में, टाइगर के लिए. कंजर्वेशन टाइगर एरिया, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइगर है. गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयन है. कान्हा नेशनल पार्क बालाघाट मध्य प्रदेश में टाइगर, पैंथर. कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर. एंड तंडोबा नेशनल पार्क चंद्रपुर महाराष्ट्र में टाइगर. बंदीपुर नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट मैसूर कर्नाटका. डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर ब्लैक बक और चिंकारा. नंदा देवी उत्तरांचल चमोली डिस्ट्रिक्ट में है. व्हाइट टाइगर यहाँ पर फेमस है. केलादेव घाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में. आपका ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट हुआ था. ये साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आते हैं सर्दियों के टाइम में, माइग्रेटरी बर्ड, उनके लिए फेमस है. अन्नामलाई सेंचुरी कोयम्बटूर तमिलनाडु में, टाइगर और एलिफेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है. तचिंगम सेंचुरी श्रीनगर में, हंगल और कश्मीर स्टैग जो होता है कश्मीरी हिरन उसके लिए, मस्क डियर कस्तूरी वाला हिरन उसके लिए इंपॉर्टेंट है. नागार्जुन सागर सेंचुरी गुंटूर कमूल नलगोंडा, ये टाइगर और पैंथर के लिए आंध्र प्रदेश में फेमस है. ऐसे ही पेरियार एलिफेंट लेपर्ड और हॉर्नबिल के लिए. चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी बालागोन ओडिशा में वाटर फाउल्स डक्स और क्रेन्स के लिए. मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कामरूप असम टाइगर पैंथर के लिए फेमस है.
some animals which are special animals which are endangered, आपको नाम लिखने को आ जाए अगर endangered animal का तो आप लिख सकते हो एशियाटिक वाइल्ड एस endangered है, ये रन ऑफ कच्छ में मिलता है। रेड पांडा endangered है, ये काजीरंग, ये कंचनजंगा में सिक्किम में मिलता है रेड पैंडा, ये इंडेंजर्ड है। हंगुल कश्मीर स्टैग इंडेंजर्ड है, डचिंगम श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है। साइबेरियन क्रेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, केलादियो घाना नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ह्यूज बर्ड है विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग बेयर लेग्स एंड इट इज एन inhabitant ऑफ सेमी एरिड एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। उसका फ्लैश की वजह से उसका हंट किया जाता है और उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है। एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ की हम दो तरीके से कर सकते हैं, इस पे पिछले साल ही क्वेश्चन आया है, एक्सिटू एंड इंसिटू कंजर्वेशन। और इसका एग्जाम्पल है जब हम किसी भी इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म के को हम उसके नेचुरल एरिया से बाहर कंजर्व कर रहे हैं तो उसे एक्सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन जू, बोटानिकल गार्डन, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन आर जीन बैंक। तो हम वाइल्ड लाइफ को जू में, हम दिल्ली का जू जानते हैं, वहां पर बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जू में, बोटानिकल गार्डन में प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से तो हटाया ना, हमने पिंजरे में रखा, उसके बाड़े में रखा। तो ऐसे केस में इस कंजर्वेशन को एक्सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। इसमें जीन बैंक, जीन प्लाज्म, जर्म प्लाज्म बैंक, सीड बैंक्स भी आते हैं। इस अप्रोच में थ्रेटेंड एनिमल्स को, प्लांट्स को बाहर निकालकर उनके नेचुरल हैबिटेट से स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है जहां पे उन्हें प्रोटेक्ट करा जा सके, स्पेशल केयर दी जा सके। जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सफारी पार्क्स, ये सब हमारे एक्सिटू के एग्जाम्पल हैं। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गए हैं बट अभी भी वो एनिमल जूलॉजिकल पार्क में हमें दिखते हैं। Recent year में एक्सिटू conservation advanced beyond threatened species enclosure. Now gametes of threatened species can be preserved in viable fertile condition for long period of using cryopreservation technique. आपने इसकी न्यूज भी सुनी होगी कि एक हमने क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से हमने किसी थ्रेटेंड एनिमल्स, हमने चीता के गैमेट्स को प्रिजर्व करके रख रखा था और चीता को फिर हमने दोबारा से लैब कंडीशंस में उसको, उसके एग को फर्टिलाइज करवा के स्पर्म से एक नया चीता मींस डेवलप करवाया है लैब में। सो दैट वाज ड्यू टू ओनली द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। अगर हमने चीता एनिमल का, अगर हमने जर्म प्लाज्म कंजर्व नहीं किया होता तो हम चीता को कभी दोबारा से नहीं देख पाते। सो कल्चर मेथड से, टिश्यू कल्चर मेथड से पॉसिबल हो पाया। एंड सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लांट, इवन प्लांट के कुछ ऐसे सीड्स को हम सीड बैंक में भी रख सकते हैं जो कि बहुत ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट है। और इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है, जस्ट इसके अपोजिट होती है। इसमें एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही बचाया जाता है। और जैसे हमने ऊपर नेशनल पार्क से एग्जाम्पल पढ़े, नेशनल पार्क का एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज और सेक्रेड ग्रूव्स, ये भी। तो आपके चार एग्जाम्पल हो गए इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रूव्स। सो वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका का। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो नैनीताल उत्तरांचल में है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि छोटा टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। एंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर सेलम सेंचुरी गुंटूर आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। नंदनकानन जू भुवनेश्वर उड़ीसा में व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो फेमस फॉर द टाइगर्स। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई। बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया का पार्लियामेंट ने 2002 में पास किया। फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ही आ चुका था। बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम 1986 में आई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रिवाइज हुआ है 1991 में।
सो अबाउट वाइल्ड लाइफ, रेड डाटा बुक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। रेड डाटा बुक क्या होती है? ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें एनिमल और प्लांट्स का रिकॉर्ड रहता है जो कि नियर फ्यूचर में डेंजर में है, जो कि इंडेंजर्ड हैं। ऐसे एनिमल्स के नाम इसमें रिकॉर्डेड रहते हैं। दिस बुक is maintained by IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इस बुक को मेंटेन रखते हैं। और अब इंडिया के बारे में, केरला की साइलेंट वैली जो है नेशनल रिजर्व है, नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है। और इसको साइलेंट वैली बोला जाता है बिकॉज इस फॉरेस्ट में नाइट में कोई भी नॉइस नहीं होती एंड देयर कुछ भी वहां आवाज नहीं। इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन, इसको इतना अच्छे से मेंटेन मैनेज किया है कंजर्वेशन की, तो इसे साइलेंट वैली बोल दिया है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, जो हम 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, वो यहाँ पर दोबारा आप देख सकते हो, यहाँ पर शो हो रहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्जाम्पल दे रखा है कि वोल्फिया वोमेटोरिया प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है कि इसके कई सारे स्ट्रेन्स हिमालयन एरिया में, रेंजेस में मिलते हैं। पोटेंशियल कंसंट्रेशन इसका रिजर्वाइन केमिकल का अलग अलग होता है। इंडिया में 50,000 राइस के वेराइटी मिलते हैं, स्ट्रेन मिलते हैं, और 1000 आपको, मैं 10,000 बता रही थी, 1000 आपको मैंगो के वेराइटी मिलते हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का एग्जांपल आपको मैंने जो बताया, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन मिलते हैं देन द ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम के लेवल की बात होती है, जहां पर इंडिया में कई सारे तरह के इकोसिस्टम मिलते हैं। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स एंड कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मेडोज। सो इंडिया की रफ एस्टिमेट्स क्या हैं, कितने इंडिया में स्पीशीज मिलते हैं, अर्थ पे कितने हैं? और तो इंडिया में आईयूसीएन में 2004 का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन से ज्यादा अभी तक, 1.5 मिलियन अभी हम सिर्फ डिस्क्राइब कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी को। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2004 में 1.5 मिलियन स्पीशीज को उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, प्लांट एंड एनिमल को मिलाकर। पर मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट ने किया ग्लोबल स्पीशीज का कि 7 मिलियन तक हो सकती है। और जो 70% इनकी बायोडाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल की, और सारी स्पीशीज जो भी हैं जिसमें एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आती हैं, वो नॉट नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। एंड अमंग एनिमल, इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा रिच हैं बायोडाइवर्सिटी में बिकॉज 70%, हर 10 एनिमल में 7% इंसेक्ट हैं। फंगी का जो नंबर है वो मोर है, इतना ज्यादा है कि अगर फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल को मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा फंगी हैं। एंड ये 3 आपके जो ग्राफ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके, ये आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और ये आपको लर्न होने चाहिए पूरी तरह से कि कौन सा पार्ट पाई चार्ट में किसके लिए, कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आपको कंपैरेटिव दिखा रखा है कि कौन सी एनिमल ज्यादा मिलते हैं, कौन से कम मिलते हैं, प्रोपोर्शनेट नंबर उनका दिखा रखा है मेजर टैक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात जो मैं कर रही थी वो भी यहाँ पर टॉपिक अब यहाँ आ चुका है। पहला पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का, कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और एनिमल यूनिफॉर्म नहीं होती है अर्थ पे, बट एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है। जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास अर्थ है, अर्थ हमारी राउंड है नियरली, एंड इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो बीच में हमें ट्रॉपिक्स मिलते हैं, देन एट द एंड पॉइंट्स वी गेट पोल्स। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि whenever we go from the equator to poles the biodiversity decrease। बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी? इक्वेटर से पोल पे जाने पर डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डाइवर्सिटी इज मोर नियर द इक्वेटर्स एंड इट इज लेस टूवर्ड द पोल। लार्ज एग्जाम्पल क्या दिया, अमेजोनियन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का, उसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे। एंड ये 40,000 स्पीशीज प्लांट, 3,000 स्पीशीज फिशेस एंड 1,300 स्पीशीज बर्ड
427 mammals or 427 amphibians and 378 reptile species with 1,25,000 invertebrate species इसके अंदर मिलती हैं हमें अमेजोन इन फॉरेस्ट में। अब नेक्स्ट हमारा ग्रेडियंट बताया है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबी हमबोल्ड नाम के एलेक्जेंडर हमबोल्ड नाम के साइंटिस्ट ने, वॉन हमबोल्ड, उन्होंने स्पीशीज रिचनेस को प्लॉट किया, ग्राफ बनाया इसका विद इन एनी एरिया, फिक्स्ड एरिया में रीजन ऑफ द स्पीशीज रिचनेस in a particular region increase if we are exploring any region. For example, अगर हम Amazon forest की बात कर लें, तो अगर हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम उसका एरिया बढ़ाएंगे, अपना एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाएंगे, इंक्रीज्ड एक्सप्लोर्ड एरिया, we will find that the species richness increase. So there is a direct relationship but up to a certain limit only. तो एक लिमिट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। आप देखो ग्राफ में भी आप देख पा रहे हो कि एक लिमिट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट फिर ये जाकर कहीं पर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, बिकॉज अब और एरिया बढ़ाने से और स्पीशीज हमको नहीं मिलती है। अब इस इक्वेशन को हमने एवी हमबोल्ट ने दिया रिलेशनशिप को, और इसने बताया कि लॉग एस जो है means the species richness का log is equal to log c, c is the y intercept and z log a। और इससे पहले उन्होंने दिया कि s is equal to c, s is equal to c z a की पावर z, सी ए टू द पावर जेड, जहां पर जेड इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। इस इक्वेशन को जब हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं तब हमें ये मिलता है लॉग एस एंड लॉग सी, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो ये लॉग लेते वक्त क्या हो जाता है, प्लस में बदल जाता है, और जो एक्सपोनेंट होता है वो आगे आ जाता है, जेड लॉग ए ये हो जाता है। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एस स्पीशीज रिचनेस है, ए एरिया है, जेड स्लोप ऑफ द लाइन है एंड सी वाई इंटरसेप्ट है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था बोर्ड के सेकंड टर्म में, तो ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। एस का मीनिंग क्या है, स्पीशीज रिचनेस, ए का मीनिंग क्या है, एरिया, जेड का मीनिंग स्लोप ऑफ द लाइन, वाई का मीनिंग वाई इंटरसेप्ट। और ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए लॉग स्केल पे। और सिंपल इक्वेशन, जो सिंपल इक्वेशन है वो ये है, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, और इसकी लॉग फॉर्म यहाँ पर दे रखी है। सिंपल इक्वेशन का ग्राफ हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड जो इसकी लॉग इक्वेशन होती है उसका ग्राफ लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनता है, and we can see and we can represent both the graphs like this, and species richness is on the y-axis and area is on the x-axis. We also find the observation or conclusion of this species area relationship curve. Ecologists have discovered that for a small region like Britain, California, New York, ecologists ने ये देखा, ये डिस्कवर किया कि छोटे एरिया के लिए तो z की वैल्यू है वो इस रेंज में रहेगी 0.1 to 0.2. Z is the slope of the line, and in the small area its value is less, 0.1 to 0.2. But whereas in the very large area like entire continents, ये just क्या हो जाएगी, it will increase, it will area 0.6 to 1.2. So you can see this is the relationship, कि when we increase the area the species richness will increase and the value of Z will also increase. In tropical forest of different continents, the frugivore bird-eating mammal and the birds and the mammals, the frugivorous animals, Z 1.15 milla. Exceptionally, we can say it is in the same range. The steeper slope context means more species richness. So tropical forest में आपको ज़्यादा Z की वैल्यू मिली है, steep slope मिला है, that means यहाँ पर ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी। तो क्वेश्चन 1 मार्क में अगर ये आ जाए कि इफ द वैल्यू ऑफ z इज 1.15 इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, then what does the steep slope means? It means that more species richness is found in the tropical areas. So this was for today's class, because
आज हमने आपको टाइप्स ऑफ द डाइवर्सिटी, दैट इज 3 टाइप्स, लाइक विच इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी समझाया। हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपके टू टू पैटर्न्स ऑफ ग्रेडियंट, वी कैन से 2 पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे बनते हैं। पहला लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड द सेकंड इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो जो कि इंपॉर्टेंट भी बनता है। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी आपका सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आप इसको करके जाइए क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि कितने इंसेक्ट्स हैं, कंपैरेटिव का ऑब्जर्वेशंस है इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स ऑफ प्लांट्स का। फिर हमने डिस्कस किया था रेड डाटा बुक और साइलेंट वैली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, और हमने डिस्कस किया नेशनल पार्क्स के बारे में, एक्सिटू इंसिटू कंजर्वेशन के बारे में। एक्सिटू के बारे में हमने देखा कि इट इज द जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से whenever we are taking them out from their natural habitat और स्पेशल सेटिंग में उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पेशल केयर दे रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क बोटेनिकल गार्डन्स बना में उनको रख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में, तो ये एक तरह से क्या है, एक्सिटू कंजर्वेशन है। और जब हम नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको प्रिजर्व करते हैं तो इंसिटू है। इवन क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जिनमें हम जर्म प्लस कंजर्वेशन और सीड बैंक करते हैं वो एक्सिटू कंजर्वेशन है। फिर हमने कुछ इंडेंजर्ड एनिमल के एग्जाम्पल देखे, रेड पांडा जो कि हमें कंचनजंगा सिक्किम में मिलता है, एशियाटिक वाइल्ड लाइफ, रन ऑफ कच्छ में हंगुल, कश्मीर स्टैग कश्मीर में, साइबेरियन क्रेन, ये हमारे इंडेंजर्ड एनिमल हो गए। और यहाँ हमारे कुछ एग्जाम्पल हुए नेशनल पार्क के एंड लोकेशन उनकी, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व रीजन कुछ है, नंदा देवी, नॉर्थ के रैक, मनास, दिब्रू सिकोया, देहांग देबांग, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, चंकमार एंड अगस्त मलाय, पचमढ़ी, कंचनजंगा, सिम्पलीमा। And there are 3 areas in biosphere reserve region: core zone, buffer zone, manipulation zone और transition zone। ये प्रोटेक्टेड एरिया तो है बट इसमें मल्टीपल लैंड को कहीं कहीं पर यूज भी कर सकते हैं, अलाउ कर रखा है। तो कोर एरिया जो है ये सबसे सेंटर में है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। देन बफर जोन जो है जहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, तो कोर एरिया इज एट द सेंटर इन द बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, नो ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी अलाउ होती है और यहाँ पर फुल एक्टिविटी अलाउ होती है। हर जगह पर आप ट्रांजिशन जोन में लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हो। तो बायोस्फीयर रीजन रिजर्व रीजन बहुत बड़े बड़े रीजन हैं जिनमें ये एग्जाम्पल्स हैं उनके। ग्रेट निकोबार आता है उसमें, नीलगिरी आता है, देबांग देहांग देबांग एंड गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल थ्रेटेंड स्पीशीज के, ये आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट कौन है, बारबरस नीलगिरी हेंसिस, एंड एनिमल में सल्विनियस पिग्मी हॉग है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड में आता है बैंटिनकिया निकोबारिया एंड एलियोरस फल्जेंस, रेड पांडा। वनरेबल में आता है एंटीलोप, कैरवी, कापरा, ब्लैक बक और कुपरस कश्मीरिना। वनरेबल ये आते हैं प्लांटर एनिमल्स, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल, इंडेंजर्ड और वनरेबल। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट डन है बट इसमें अभी भी 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी थ्रेट। और बायोडाइवर्सिटी थ्रेट अगर हैं तो उनको हम किस तरीके से वो उसका बैड इफेक्ट हमारे उस पर पड़ रहा है, पॉपुलेशन पे, ह्यूमन पॉपुलेशन पे। 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स अब बचे हैं, मेजर टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। So I will be making one more video of this chapter with the covering the next topics. Thank you and
I hope you have understood. Happy reading.